नमस्कार दोस्तों, मैं CK मंडल द स्टार क्लासेस हंसवर मोर मनिहारी से। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के हिंदी के सेकंड चैप्टर की, जिसका शीर्षक है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इस चैनल को फटाफट अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नाम शिक्षा के लिए पूरे एशिया में प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। कौन सा नाम? तो नालंदा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग कितने वर्षों तक नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा? तो 600 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 600 वर्षों तक। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो आंसर होगा राजगिरी या गिरिब्रज। राजगिरी या गिरिब्रज। क्या हो जाएगा? राजगिरी या गिरिब्रज। नेक्स्ट है, राजगिरी कितने पर्वतों से घिरी हुई है? तो 5 पर्वतों से। राजगिरी कितने पर्वतों से घिरी हुई है? राइट आंसर होगा 5 पर्वतों से। नेक्स्ट है, नालंदा का इतिहास निम्न में से किन महापुरुषों से संबंधित है? तो बुद्ध, महावीर या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। यानी भगवान बुद्ध से भी संबंधित है और भगवान महावीर से भी संबंधित है। नेक्स्ट है, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? तो राइट आंसर होगा प्रवाणिकों का आम्रवन था। क्या था? प्रवाणिकों का आम्रवन था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि नालंदा में भगवान महावीर और आचार्य मेखलीपुत्र गोसाल की भेंट हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा जैन ग्रंथों से पता चलता है। किससे? जैन ग्रंथों से। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने राजगिरी में कितने वर्षावास व्यतीत किए? आपका ये वर्षावास, ठीक है, वर्षावास का मतलब होता है एक एक वर्ष में, जो वर्षा का समय होता है उनको बताना। यानी एक एक वर्ष में यानी कितने वर्ष बिताए थे? तो 14 वर्षावास। यानी कि महावीर स्वामी ने नालंदा में 14 वर्षावास अर्थात 14 साल बिताए थे। नेक्स्ट है, वाहिरिक का अर्थ क्या है? उपग्राम, कस्बा, बस्ती या फिर सभी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वाहिरिक का अर्थ क्या है? तो उपग्राम, बस्ती, कस्बा, ये सभी इन्हीं के अर्थ हैं। यानी इनमें से सभी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि लेप नामक व्यक्ति भगवान बुद्ध का शिष्य था? तो किस ग्रंथ से? तो ये सूत्रकृतांग होगा। क्या हो जाएगा? सूत्रकृतांग। यहाँ पर ग कर दीजिए लास्ट में। सूत्रकृतांग ग्रंथ से पता चलता है। नेक्स्ट हो जाएगा, लामा तारानाथ कहाँ के विद्वान थे? तो राइट आंसर होगा आपका चीन, यानी तिब्बत चीन के विद्वान थे। कहाँ के विद्वान थे? तिब्बत चीन के विद्वान थे। नेक्स्ट है, नालंदा को साड़ीपुत्र की जन्मभूमि किसने बताया? नेक्स्ट है, नालंदा को साड़ीपुत्र की जन्मभूमि किसने बताया था? तो तारानाथ ने बताया था। किसने बताया था? तारानाथ ने। नालंदा को साड़ीपुत्र की जन्मभूमि किसने बताया? तारानाथ ने। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में नालंदा को साड़ीपुत्र का चैत्य बनवाया था? यानी किसके शासनकाल में नालंदा में, ठीक है, साड़ीपुत्र का चैत्य बनवाया था, ऐसा आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किसके काल में? अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट है, एक प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा के जीवन का आरंभ किसके काल में हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुप्त काल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रतिपक्षी का सही अर्थ बताता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विरोधी शब्द। यानी आपका जो ये प्रतिपक्षी शब्द है इसका राइट आंसर यानी राइट अर्थ बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इनका? राइट अर्थ विरोधी होगा। राइट अर्थ क्या हो जाएगा? विरोधी। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान कब भारत आए थे? तो फाहियान ये 4वीं शताब्दी में आए थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये 4वीं शताब्दी में भारत आए थे। नेक्स्ट है,
फाहियान ने नालंदा में किसके जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर बने स्तूप का दर्शन किए? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सारिपुत्र। किसके जन्म और परिनिर्वाण? तो सारिपुत्र के जन्म और परिनिर्वाण पर बने स्तूप अर्थात मंदिर या मठ, उनका अध्ययन या उनका दर्शन किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन का शासन काल बताइए। तो हर्षवर्धन का शासन काल 7वीं शताब्दी है। कब हो जाएगा? 7वीं शताब्दी। तो राइट आंसर क्या रखिएगा आज? ऑप्शन नंबर सी यानी 7वीं शताब्दी। नेक्स्ट है युवान चांग किसके शासन काल में भारत आए? तो युवान चांग किसके शासन काल में आए? ये हर्षवर्धन के काल में ही आए थे। ठीक है, अब हर्षवर्धन का काल क्या था? 7वीं शताब्दी। तो युवान चांग किस शताब्दी में आए? तो 7वीं शताब्दी में। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका 7वीं शताब्दी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं शताब्दी। और अगर इसी चीज़ को पूछा जाए शासक के नाम से, तब राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा? अगर समय पूछ दिया जाए तो 7वीं, और राजा का नाम पूछ दिया जाए तो हर्षवर्धन का। नेक्स्ट है नालंदा, नालंदा का नाम नालदा से लिया गया है, ऐसा किसने कहा था? नालदा से लिया गया है नालंदा का नाम, ऐसा युवान चांग ने कहा था। किसने कहा था? युवान चांग ने, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। किसने? नेक्स्ट है नालदा का अर्थ बताइए। तो नालदा का अर्थ होता है ज्ञान में अतृप्ति, ज्ञान में अतृप्ति, अर्थात ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन सा दान सीमा रहित और अनंत होता है? आप यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट शब्द है। ठीक है, सीमा रहित, रहित का मतलब होता है उसको छोड़ करके। जैसे वायु रहित अगर बोल दे तो वायु को छोड़ करके, पानी रहित बोल दिए तो पानी को छोड़ करके। तो सीमा रहित अर्थात सीमा को छोड़ करके, यानी ऐसा कोई भी बाउंड्री लाइन इनके लिए नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन है कि कौन सा दान सीमा रहित और अनंत होता है, यानी कि जिनका कोई अंत नहीं होगा, ऐसा दान बताना है आपको। तो ऐसा दान ज्ञान दान होता है। ऐसा कौन सा दान होगा? ज्ञान दान। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ज्ञान दान होगा। नेक्स्ट है ज्ञान दान में किसे तृप्ति नहीं मिलती है? तो ज्ञान दान में ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को और ज्ञान देने वाले व्यक्ति को, दोनों में किसी को भी तृप्ति नहीं मिलती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसे तृप्ति नहीं मिलती है? दोनों में से किसी को भी तृप्ति नहीं मिलती, यानी उन्हें संतुष्टि नहीं होती है, ऐसे बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ था? तो यह जनता के उदार दान से हुआ था। कैसे हुआ था? जनता के उदार दान से। इसमें बाद में कुछ व्यापारी, कुछ राजा, कुछ बड़े धनी व्यक्ति बाद में जुड़ते गए और नालंदा का भव्य रूप बाद में बना। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने में कितने व्यापारियों ने दान दिया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने में 500 व्यापारियों ने दान दिया था। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 500 व्यापारियों ने। नेक्स्ट है नालंदा कब विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था? तो यह 7वीं शताब्दी में विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था। क्या होगा राइट आंसर? विश्वविद्यालय का रूप 7वीं शताब्दी में। अब यहाँ पूछा जाए 7वीं शताब्दी में उस समय वहाँ के राजा कौन थे? तो हर्षवर्धन। उस समय नालंदा में कौन से विदेशी यात्री चीन से आए थे? तो क्या हो जाएगा? युवान चांग। तो आप दोनों याद रखिएगा। नालंदा कब विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था? तो 7वीं शताब्दी में, या फिर हर्षवर्धन के काल में, या फिर युवान चांग के समय में, यानी जिस समय युवान चांग, इसका एक अन्य नाम भी ह्वेनसांग भी मिलता है। तो आप इन नाम को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है युवान चांग के समय नालंदा में कितने बड़े विहार थे? विहार का मतलब होता है मंदिर या मठ। विहार का मतलब क्या हो जाएगा? मंदिर या मठ, यानी बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान। तो नालंदा में ऐसे कितने विहार थे? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 बड़े विहार थे। कितने बड़े विहार थे? तो 6 बड़े विहार उस समय नालंदा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशोवर्मन का शासनकाल बताइए। तो यशोवर्मन का शासनकाल आपका हो जाएगा 8वीं शताब्दी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8वीं शताब्दी। नेक्स्ट है यशोवर्मन के शिलालेख से नालंदा के विषय में कौन सा जानकारियाँ मिलती है, या क्या क्या जानकारियाँ मिलती है? ठीक है, उनके विषय में क्या क्या जानकारियाँ मिलती है? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ के विहार काफ़ी ऊंचे और स्थापत्य कला भी उन्नत हैं, यानी ऊंचे इमारत हैं, स्थापत्य कला यानी बनाने के डिजाइन भी उन्नत हैं। नीले जल में, ठीक है, नीले जल में सुनहरे और लाल कमल खिले हैं।
सुंदर आम्रकुंज की भी छाया है। तो ये सभी पॉइंट, ठीक है, सभी तथ्य यशोवर्मन के शिलालेख से मिलते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी तथ्य उनके शिलालेख से मिलते हैं। नेक्स्ट है संघाराम। संघाराम का अर्थ बताइए। तो संघाराम का अर्थ होगा बौद्ध भिक्षुओं के रुकने का स्थान, उनके ठहरने का स्थान, विश्राम करने का स्थान। तो आप याद रखिए बौद्ध भिक्षुओं के, किसके? तो बौद्ध भिक्षुओं के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध भिक्षुओं के रुकने का स्थान। नेक्स्ट है चीनी यात्री इत्सिंग के समय नालंदा में कितने बड़े कमरे थे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 300 बड़े कमरे। कितने बड़े कमरे थे? 300 बड़े कमरे थे इत्सिंग के समय में। नेक्स्ट है इत्सिंग के समय में नालंदा में कितने बड़े मंडप थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 8 बड़े मंडप थे। कितने मंडप थे? 8 बड़े मंडप थे। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने गांव की आय अक्षय निधि के रूप में, ठीक है, आय अक्षय निधि के रूप में समर्पित की गई थी? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 100 गांव। 100 गांव की जो आय है वो अक्षय निधि के रूप में समर्पित थी। लेकिन एक इम्पोर्टेंट तथ्य आप यहाँ पे देख लीजिए। इम्पोर्टेंट तथ्य है कि इत्सिंग के समय जो विदेशी चीनी यात्री थे इत्सिंग, इनके समय में यह गांव जो है 200 तक पहुँच गई थी। ठीक है, 100 गांव अक्षय निधि के रूप में समर्पित थी, यानी उनसे जो आने वाला आय है उनसे नालंदा विश्वविद्यालय के सभी काम काज होते थे। परंतु इत्सिंग के समय में यह कितना हो गया? 200 तक हो गया। कितना तक हो गया? 200 तक। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में किन किन राज्यों ने योगदान दिया? तो इनमें आपका तीनों राज्य इंपॉर्टेंट है, तीनों राज्य, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये सभी राज्य होंगे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी सभी राज्य। कौन से राज्य? सभी राज्य। नेक्स्ट है बंगाल के किस महाराज के समय के ताम्रपत्र और मूर्तियां नालंदा की खुदाई से प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर होगा दोनों। क्या हो जाएगा? दोनों, यानी धर्मपाल और देवपाल, ये दोनों के ताम्रपत्र और मूर्तियां नालंदा की खुदाई से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है स्वर्णद्वीप किसका नाम था? स्वर्णद्वीप सुमात्रा का नाम है। किसका हो जाएगा? सुमात्रा का नाम। इनके बगल वाला द्वीप जावा द्वीप है। क्या हो जाएगा? इनके जावा द्वीप। जावा का नाम यव द्वीप मिलता है। क्या मिल जाएगा? ये दोनों के दोनों इंडोनेशिया के पार्ट हैं, जावा भी और सुमात्रा भी। अब जावा का नाम यव द्वीप है, सुमात्रा का नाम स्वर्ण द्वीप है। ये पहले था, इस पाठ के आधार पर इसकी जानकारी मिलती है। ठीक, इस पाठ के आधार पर आप बताइएगा। नेक्स्ट है सम्राट श्री बालपुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल देव से कितने गांव का दान नालंदा विश्वविद्यालय को देने का अनुरोध किया था? यानी आपको आंसर में बताना है कितने गांव का दान, ठीक है, नालंदा को देने का अनुरोध किया गया था। तो राइट आंसर होगा 5। कितने गांव? तो 5 गांव का जो दान है वह देने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट है मूल रूप से नालंदा में कितने विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी? तो 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी। क्या हो जाएगा? 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी। अब ये सभी विषय क्या हैं तो आप इनको जान लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें VVI लगा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से विषय थे। तो पहला में जाएगा शब्द विद्या या फिर व्याकरण। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? शब्द विद्या या व्याकरण। ठीक है, नेक्स्ट है हेतु विद्या या तर्कशास्त्र। ठीक है, हेतु विद्या या तर्कशास्त्र। नेक्स्ट है चिकित्सा विज्ञान या चिकित्सा विद्या, इसको आप योग भी बोल सकते हैं। शिल्प विद्या, इनके अलावे इच्छा अनुसार, ठीक है, धर्म और दर्शन इच्छा के अनुसार थे। ये जो इच्छा के अनुसार ही थे, कोई ना कोई धर्म कोई ना कोई दर्शन आपको सीखना ही है, लेकिन आपके इच्छा पे निर्भर करेगा। नेक्स्ट है निम्न में से किन विषयों की पढ़ाई नालंदा विश्वविद्यालय में होती थी? अभी जस्ट ये क्वेश्चन चल गया है। धातु विद्या, शब्द विद्या, हेतु विद्या और चिकित्सा विद्या, ये तीनों विद्या नालंदा में थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ये इनमें से सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट है निम्न में से किन विषयों की पढ़ाई नालंदा विश्वविद्यालय में नहीं होती थी? आप यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं होती थी। धर्म, दर्शन, शिल्प और कंप्यूटर। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर की पढ़ाई उस समय नहीं होती थी। नेक्स्ट है भाषा का सम्यक ज्ञान किससे होता है? भाषा लोग किससे सीखते हैं? तो ये हो जाएगा शब्द विद्या। शब्द विद्या या फिर व्याकरण बोल सकते हैं आप। शब्द विद्या या व्याकरण से भाषा का ज्ञान होता है।
नेक्स्ट है बुद्धि का विकास किस विद्या से होता है? तो बुद्धि का विकास हेतु विद्या या तर्कशास्त्र, किससे? हेतु विद्या या तर्कशास्त्र से होता है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी स्वयं और दूसरों को निरोगी बनाने के लिए किस विद्या को सीखते थे? आप यहाँ याद रखिए, निरोगी बनाने के लिए यानी स्वस्थ रहने के लिए क्या करते थे? तो स्वस्थ रहने के लिए चिकित्सा विद्या या फिर योग सीखते थे। क्या सीखते थे? आप इधर ऐड कर दीजिएगा योग, चिकित्सा विद्या या फिर योग सीखते थे। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थी आर्थिक मजबूती के लिए किस विषय की पढ़ाई करते थे? आर्थिक मजबूती के लिए वे लोग शिल्प विद्या सीखते थे। क्या हो जाएगा? शिल्प विद्या, यानी मैन्युफैक्चरिंग का कुछ ना कुछ हुनर होना चाहिए, ऐसा हो गया शिल्प विद्या। ठीक है, किसी भी सामान को बनाने का हुनर। नेक्स्ट हो जाएगा निम्न में से कौन सा विद्वान नालंदा विश्वविद्यालय में युवान चांग के समकालीन थे? तो कौन से विद्वान यानी युवान चांग जिस समय नालंदा आए थे उस समय नालंदा में कौन कौन से विद्वान थे, ऐसा आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी सभी विद्वान उस समय नालंदा में मौजूद थे। शीलभद्र थे, धर्मपाल थे, ज्ञानचंद्र और प्रभामित्र, स्थिरमती और गुणमती, ये सभी विद्वान उस समय नालंदा में थे। नेक्स्ट है में से कौन योग शास्त्र के विद्वान थे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शीलभद्र। योग के आचार्य, योग के विद्वान कौन थे? तो हो जाएंगे शीलभद्र। नेक्स्ट है स्त्रोंग छनगम्पो कहाँ के प्रसिद्ध सम्राट थे? स्त्रोंग छनगम्पो जो ये तिब्बत यानी कि चीन के प्रसिद्ध सम्राट थे। कहाँ के? चीन के यानी तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट थे। नेक्स्ट है थन्वी संभोट कहाँ के विद्वान थे? थन्वी संभोट जो ये विद्वान थे ये कहाँ के थे? तो ये तिब्बत के थे। कहाँ के थे? तिब्बत के विद्वान थे। ठीक है, कहाँ के थे? तिब्बत के विद्वान। नेक्स्ट है थन्वी संभोट ने किसे बौद्ध धर्म और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की? ठीक है, ऐसा कौन से व्यक्ति थे नालंदा विश्वविद्यालय में जिन्होंने थन्वी संभोट को ज्ञान दिए? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ज्ञान देने वाले जो व्यक्ति थे आचार्य देवविंद सिंह। क्या हो जाएंगे? आचार्य देवविंद सिंह ने दिया था। नेक्स्ट है नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रक्षित निम्न में से किस देश की यात्रा पर गए थे? निम्न में से किस देश की यात्रा पर गए थे? राइट आंसर आपका हो जाएगा तिब्बत। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय में तंत्र विद्या के आचार्य कौन थे? तो तंत्र विद्या के आचार्य जो थे वो कमलशील थे। कौन थे? कमलशील थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आचार्य कौन थे उस समय? कमलशील। अब यहाँ आप ये इम्पोर्टेंट है कि तंत्र विद्या के आचार्य कौन थे, तब राइट आंसर होगा कमलशील। ठीक है, नेक्स्ट है नालंदा का वह पहला विद्वान कौन था जिसने सबसे पहले तिब्बत में 749 ईस्वी में बौद्ध विहार की स्थापना की? तो ऐसे कौन से विद्वान थे जो कि तिब्बत गए और वहाँ बौद्ध विहार की स्थापना की? लेकिन यहाँ डेट भी आप याद रखिएगा। तो ऐसे विद्वान शांति रक्षित थे। ऐसे विद्वान कौन थे? शांति रक्षित थे। नेक्स्ट है निम्न में से किसका केंद्र नालंदा था? तो नालंदा में क्या क्या था, किस चीज़ का वह केंद्र था? तो शिक्षा साहित्य का, धर्म दर्शन का, कला का, यानी राइट आंसर होगा आपका सभी। ये सबके केंद्र नालंदा थे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनमें से सभी के केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय थे।